in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति की। एक गैप के बाद महाराष्ट्र सुर्खियों में लौटा है। राष्ट्रीय राज्य के स्तर पर तो लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। महाराष्ट्र में नारायण राणे और उद्धव ठाकरे की अदावत क्या सिर्फ एक बयान भर की बात है? क्या एक केंद्रीय मंत्री बनाम मुख्यमंत्री की बात है? क्या कोंकण की बेल्ट वर्सेस मुंबई की बात है? या बात उस पुरानी अदावत की है जो महाराष्ट्र में युति सरकार पहली दफा बनी थी 1995 में और मनोहर जोशी के बाद नारायण राणे को लाया गया और बाद में नारायण राणे को किन हालात में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में जाना पड़ा, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करना पड़ा और किन शर्तों पर वापसी हुई? या ये बीजेपी का एक और दाव है उद्धव ठाकरे को ये बताने के लिए कि फिलहाल भले ही आप महाराष्ट्र की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हो लेकिन और भी छत्रप हैं जो आपको चुनौती देते रहेंगे। इन सब की क्या एक कास्ट अरिथमेटिक भी है, सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है? ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं और एक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी भी कई लोगों को लगी कि साहब केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रावधान क्या है? फिर वो तस्वीरें घूमी जिसमें वो भोजन कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं डायबिटीज है मुझे, और ये सब चीजें सबके अपने अलग अलग तर्क हैं। उसके बाद वेंडलिज्म भी हुआ, भाजपा के एक नेता के साथ मारपीट की शिवसेना के लोगों ने, फिर मुर्गी चोर वाले पोस्टर भी लगे। तो दोनों ही पक्षों से वो चीजें हो रही हैं। संजय राउत अपने स्तर पे बयान दे रहे हैं, पर असल में है क्या ये समझने के लिए हमने दरख्वास्त की दो वरिष्ठ पत्रकारों से। हमारे साथ हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े सुधीर सूर्यवंशी जी और दूसरे इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े साहिल जोशी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल सुधीर जी आपसे यही है कि ये जो इस झगड़े का ये वाला जो राउंड है ये कब से खदबदा रहा था? इसकी तैयारी कब से हो रही थी? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि यूं ही जबान फिसल गई तो बोल दिया। सौरभ जी, आप देखेंगे झगड़ा कोई एक दिन में कोई आदमी ट्रिगर नहीं होता, उसके पीछे कुछ समय जाता है, कुछ कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं। उस इंसिडेंट पाइल अप होते 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 आदमी ये मुकाम पे पहुंचे जहां बड़ा क्लैशेस होते हैं। तो नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच में ये झगड़ा अभी ये कुछ नई चीज नहीं थी, इट हैज लॉन्ग हिस्ट्री। जैसे जब नारायण राणे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया था बाला साहेब ठाकरे ने, मनोहर जोशी को रिजाइन करने के बोल के, क्योंकि वहां पे ऐसा चल रहा था कि ब्राह्मण आदमी सीएम है और मोबिलाइजेशन एंटी ब्राह्मण हो रहा है, तो एक मराठा बहुजन फेस देना चाहिए। उस टाइम पे शिवसेना 2-3 गुट में बटी हुई थी, जैसे राज ठाकरे है, नारायण राणे है, स्मिता ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है और खुद बाला साहेब ठाकरे। तो उस टाइम पे उद्धव ठाकरे ने अपोज किया था। उसके बाद में वो थोड़ा क्या बोलते उसका पहला स्पार्क गिरा था। उसके बाद में जब इलेक्शन हुए थे 1999 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में, वो टिकट बंटवारे में काफी दोनों के बीच में उद्धव ठाकरे ने अपने कुछ लोगों के नाम दिए थे, नारायण राणे कुछ लोगों के नाम दिए, तो टिकट बंटवारे में काफी दोनों के बीच क्लैशेस हुए, एक दूसरे का टिकट काटा गया था। उसका ब्लेम नारायण राणे ऐसे मानते हैं कि उद्धव की वजह से शिवसेना और भाजपा की सरकार वापस महाराष्ट्र में आ नहीं पाई 1995 के बाद। तो दूसरा मकान था। और तीसरा कि नारायण राणे और बाद में राज ठाकरे लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी। उद्धव जो शैडो थे, जो पहले रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे, वो धीरे धीरे जैसे शतरंज में अपनी चाल चलते, वो धीरे धीरे अपनी चाल चलना शुरू कर दिया और पहले बाला साहेब ठाकरे के थ्रू डिसीजन लेते थे, बाद में वो अपने खुद सामने आके डिसीजन लेना शुरू कर दिया और एक लीडरशिप के तौर पे उभर आए। फिर उसके बाद में नारायण राणे ने फाइनली अपना जय महाराष्ट्र बोला और कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। वो पकड़ने के बाद में ऐसा कि उद्धव ठाकरे ने बताया था कि तुम्हारा रास्ता पकड़ लो, मैं मेरा रास्ता पकड़ लेता। लेकिन उसके बाद में नारायण राणे ने एक पॉलिसी कुछ इशू बेस्ड उद्धव ठाकरे के टारगेट करने के बजाय उनको पर्सनल टारगेट किया, उनके फैमिली को टारगेट किया। तो ये वार बिटवीन दो पार्टी के बीच में न रहते हुए एक दो पर्सनैलिटी के बीच में होगा, जैसे उद्धव ठाकरे और नारायण राणे। और यही सिलसिला चलते गया। और भी लेटेस्ट देखा जाए तो कुछ दिन पहले दिल्ली में जो लैंडस्लाइड हुआ था, वहां पे 85-86 लोग मरे थे। उसके बीच में नारायण राणे को विजिट देने के लिए आए थे। वहां पे लोगों ने बताया, जो अधिकारी वहां पे मौजूद थे उन्होंने बताया कि हम यहाँ भेजे थे, वहां भेजे थे। तो किसने बताया सीएम गया तुम्हारा उड़द
वो मराठी में उसने कहा था, थोड़ा इंसल्टिंग था। तो ऐसे एक स्टेटमेंट, तो बहुत से स्टेटमेंट ऐसे फाइल होते होते फिर ऐसा सेना और उद्धव ठाकरे के लोगों तो अभी तो उनको कुछ लेसन देना ही चाहिए। फिर बाद में नारायण राणे का जो 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 स्टेटमेंट आया जो मारने का, तो उसके बाद में वो पूरा मामला वहां बिगड़ गया और बीजेपी शिवसेना को तो एक मौका ही मिल गया नारायण राणे को उनकी जगह दिखाने का। इसलिए महाराष्ट्र में पहली बार ये हुआ कि कोई केंद्रीय मंत्री जो पूर्व सीएम भी रह चुका हो उसको अरेस्ट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। साहिल साहब, आपसे मेरा अगला सवाल है, थोड़ा सा नारायण राणे की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्या है और असर का एरिया क्या है? क्योंकि हम देख रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में सब सीटों पर भाजपा शिवसेना का गठबंधन था, एक सीट को छोड़ के जहां पे नारायण राणे के बेटे लड़ रहे थे। तो नारायण राणे का क्या है पॉलिटिकल क्लाउड, क्या है असर? देखिए, नारायण राणे उस टाइप के नेता है कि जो एक राजनीति में एक होता है ना कि अपनी ताकत का एहसास होना बहुत जरूरी होता है हर किसी को, लेकिन हमारी ताकत कहाँ तक है उसका भी एहसास होना बहुत जरूरी होता है। जिसे कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, वो कई बार राजनेता नहीं पढ़ पाते, बड़े बड़े नेता नहीं पढ़ पाते और उससे वो अपना नुकसान कर लेते हैं। बीजेपी में अडवाणी ये सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्होंने राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ी, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ा, जिसका नुकसान उनको भुगतना पड़ रहा है। नारायण राणे ने भी शिवसेना में होते हुए राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ा। वो ऐसी चीजें समझ के चल रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के बाद असली जिम्मेदारी उन्हीं के पास आएगी, वो असली वारसदार बन सकते हैं, ये समझ के चलने लगे और वहां पर उनका नुकसान होना शुरू हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि नारायण राणे शिवसेना की मसल पावर के तौर पर उभर रहे थे और उनकी शुरुआत ये वही हुई है। देखिए, शिवसेना की शुरुआत में अगर हम शिवसेना का इतिहास तो स्ट्रीट फाइट का रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के इर्द गिर्द जो जिसे मराठी में अष्ट प्रधान मंडल कहते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी में जिसे पॉलिट ब्यूरो कहते हैं, शिवसेना का स्ट्रक्चर उसी तरीके का है। वो कम्युनिस्टों के विरोधी रहे, लेकिन पार्टी का स्ट्रक्चर कम्युनिस्टों का ही उठाया था उन्होंने। तो कम्युनिस्टों का जिस तरीके से पॉलिट ब्यूरो होता है, वैसे शिवसेना का नेता मंडल था। उस नेता मंडल के नेता आप निकाल के देखिए, वो सारे मिडिल क्लास व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले, कोई वकील, कोई बैंक में काम करने वाला, कोई मनोहर जोशी जैसे क्लासेस चलाने वाले, उस तरीके के नेता उनके इर्द गिर्द थे उस वक्त। लेकिन जो कैडर था वो सारा स्ट्रीट फाइट वाला कैडर था। तो धीरे धीरे बाला, मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार ये होता है कि पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो सड़क पे लड़ने वाला होता है, लेकिन नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो होते हैं वो किसी और स्तर के होते हैं। नारायण राणे पहले ऐसे नेता थे कि जिन्होंने उसको छेद किया थोड़ा सा, कि नारायण राणे डायरेक्टली स्ट्रीट फाइटर, सड़क पे लड़ने वाला, मारामारी करने वाला, पत्थर उठाने वाला शिवसेना के लिए, क्योंकि वो जो नेता मंडल थे वो कभी पत्थर नहीं उठाते थे, वो पत्थर लेने के लिए उकसाते थे। बाला साहब ठाकरे ने कभी खुद किसी को एक चाटा भी नहीं मारा है, उन्होंने दूसरे को बोला कि चाटा मारो और उन लोगों ने किया वो। तो नारायण राणे वो चाटा मारने वालों में से थे और जो बाद में नेता बन गए। और जिस तरीके से यूपी की राजनीति है कि भाई लालू प्रसाद या मुलायम सिंह हो, वो फॉलोअर्स थे। मंडल आयोग के बाद उनको समझ में आया कि भाई ताकत तो हमारी है, हमारी ताकत पे वो लोग नेता बने हुए हैं। नारायण राणे को भी ये समझ में आने लग गया था कि भाई ताकत तो हमारी है, हम चाटा नहीं मारेंगे तो इनकी ताकत नहीं रहेगी। और ये समझने के बाद उनकी दावेदारी शुरू हो गई कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। वो एक बाला साहब ठाकरे का भाषण मुझे याद है, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक बार अपने घर के बाहर आया और देखा तो रात को 4 लोग वहां पर क्या कहते हैं वो रात को वो जो ठंड से बचने के लिए जो आग लगा के बैठे हुए थे, अलाव जला के बैठे थे, जला के बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि भाई क्यों बैठे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो किसी ने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, कोई हमला कर सकता है तो हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। और वो जो बैठने वाले थे वो नारायण राणे थे। ठीक है, तो ये नारायण राणे थे। नारायण राणे उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चलाते थे। आप तो उनको Z+ और ये सब बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी, शिवसैनिक जो उनको मुहैया कराते थे, वो नारायण राणे चलाते थे। ये नारायण राणे की ताकत थी। नारायण राणे ने हमेशा पार्टी में जो पहले से अपना कद बना चुके हैं उनको चैलेंज किया। वो बीएमसी में आए तो बीएमसी में उन्होंने जिससे मलाईदार कमेटी कहते हैं, बीएसटी कमेटी, जो बीएसटी बसेस, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो सारा चीज जो संभालते हैं, उसका चेयरमैनशिप उनको 3 साल तक मिला। अब क्यों मिला वो
हम मतलब समझ सकते हैं लोग मेरे ख्याल से। लेकिन 3 साल तक उनके पास वो बीएसटी की चेयरमैनशिप रही। उसके बाद कोंकण, जहां से शिवसेना का सबसे ज्यादा वोटर मुंबई का, वो कोंकण इलाके से आता है, लेना ना देना, लेकिन वहां पर जाकर उनको चुनाव लड़वाया गया 1990 में। शिवसेना के पास विधानसभा लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं थे। काफी सारे उम्मीदवार मुंबई से भेजे गए कि भाई आप अपने अपने गांव जाके चुनाव लड़ो। नारायण राणे उसी में से थे। वहां जाकर चुनाव लड़ा, जीत गए। उसके बाद उन्होंने कोंकण अपना क्षेत्र बना लिया। और जो मैंने बात कही, जिस तरीके से मंडल आयोग के बाद लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सबको लगा कि भाई ताकत तो हमारी है, हमारी ताकत पे वीपी सिंह नेता बने, हमारी ताकत पे समाजवादी पार्टी वहां पर चलती है, हमारी ताकत पे जनता दल चलता है। राणे को उसके बाद समझ में आने लगा। फिर उन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया। फिर उन्हें लगा कि भाई अब तो हर चीज मेरे पहुंच में है। फिर मनोहर जोशी जैसे नेता, कि जिन्हें हमेशा बाला साहब ठाकरे ने, जब कभी शिवसेना को कोई भी बड़ा पद मिला तो सबसे पहले दावेदार मनोहर जोशी हुआ करते थे। सो बातचीत में ठीक इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी में बात कर सकते हैं, जो कल्चर्ड जिसे कहते हैं उस टाइप की बात करने वाले, रेबल राउजिंग नहीं है, गाली गलौज वाले नहीं, तो उस टाइप के नेता को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। पहली बार ऐसा हुआ 1998 में, जब जिसका जिक्र सुधीर कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ वही कारण नहीं है। 1998 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सिर्फ 13 सीटें मिल पाई, जबकि उनकी सरकार थी यहाँ पर। और ये बात जो है, नारायण राणे ने बाला साहब को समझाया कि देखिए, मनोहर जोशी सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोकसभा में शिवसेना बीजेपी को सिर्फ 13 सीट आ रही है। मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। इस तरीके का परफॉर्मेंस कभी नहीं देखने मिलेगा। और उनके पास चीफ मिनिस्टर का पद गया। जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे, स्मिता ठाकरे का भी उनको समर्थन था, और उसके वजह से वो एक तो बात थी। लेकिन मनोहर जोशी का फेल्यूर, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था, जिसके वजह से बाला साहब को लगा कि एक जैसे हमारे हायरिंग के लैंग्वेज में कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव हायरिंग, तो नारायण राणे डिस्ट्रक्टिव हायरिंग थे चीफ मिनिस्टर के तौर पर। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद राणे को धीरे धीरे समझ में आ गया कि असली ताकत किसमें है, और उनके लिए शिवसेना ये अब एक छोटा सा तालाब बन गया एक बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। अब देखिए, पार्टी की अपनी एक सीमा होती है। शिवसेना की सीमा उनको समझ में आ गई। उन्हें समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे अपना फैसला लेना शुरू कर दिया था। उनको लग रहा था कि उनकी बात जो बाला साहब ठाकरे सुनते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा होंगे उद्धव ठाकरे। और ये फ्रिक्शन शुरू हुआ 2002, 2003, 2004। उसमें राज ठाकरे का भी काफी बड़ा योगदान था, और ये फ्रिक्शन बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा आया कि नारायण राणे को समझ में आ गया कि अब अगर मैं पार्टी में रहूंगा तो मुझे हाशिए पर चढ़ा दिया जाएगा, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और ये हो रहा है क्योंकि अब सीट क्या कहते हैं, जो अगली पीढ़ी की तरफ अब सत्ता का पूरा केंद्र जा रहा है। और कई लोग जो होते हैं कि जैसे राहुल गांधी से जिनकी नहीं जमी, या राजीव गांधी से जिनकी नहीं जमी कांग्रेस में, वो कांग्रेस के बाहर चले गए। पार्टी नहीं बदली, पार्टी उनके साथ रही, गांधी परिवार के साथ रही। वही बात नारायण राणे की हुई। सबसे बड़ा चॉइस उनके पास कांग्रेस का था, वो कांग्रेस में चले गए। लेकिन राणे की पॉलिटिक्स का यूएसपी 2004 के पहले, मतलब उन्होंने 2005 में पार्टी छोड़ी, उसके पहले और 2005 के बाद, ये बहुत बड़ा फर्क है। 2005 के पहले उनका यूएसपी था उनकी ताकत जिसके वजह से शिवसेना जीत सकती थी। 2005 के बाद उनका यूएसपी बना कि वो उस भाषा में बात कर सकते हैं जिस भाषा में ठाकरे परिवार के साथ किसी भी राजनीतिक नेता ने कभी बात नहीं की महाराष्ट्र में। उस भाषा में नारायण राणे बात कर सकते हैं। एक जमाना था कि जब छगन भुजबल जैसे नेता पार्टी छोड़कर गए, तब उनको 2 दिन तक छुपकर रहना पड़ा था। लिटरली छुपकर रहना पड़ा था। मतलब मैं कह रहा हूँ, लिटरली छुपकर रहना पड़ा था। नारायण राणे जब पार्टी छोड़कर गए, तब नारायण राणे ने सामना के दफ्तर के बाहर मीटिंग की, वहां पर जाकर उनको चुनौती दी। और इतना ही नहीं, तो जो 10 विधायक उन्होंने फोड़े शिवसेना से, उनमें से 9 विधायकों को वो दोबारा जीत कर ला सके, और वो भी उपचुनाव में। इतना बड़ा झटका शिवसेना को 1995 के बाद कभी नहीं पड़ा था। अब ये होने की वजह से नारायण राणे की ताकत बढ़ती गई। लेकिन उन्होंने अपना यूएसपी शिफ्ट किया। उनका यूएसपी ये नेगेटिव पब्लिसिटी का हो गया। उनका यूएसपी बन गया कि ठाकरे को गाली देना ही मेरा यूएसपी है। और उसके चक्कर में आप देखो तो जो ताकत उन्होंने 2005 में साबित करके दिखाई, धीरे धीरे करके आप देखिए उनकी ताकत कम होती गई। जिस जिले से वो आते हैं, उस जिले में एक जमाने में उनके कहने पर सारे के सारे विधायक जीत कर आते थे।
आज की तारीख में उनके बेटे के अलावा बाकी दोनों सीटें शिवसेना जीत चुकी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इंटरनली बहुत कोशिश की कि शिवसेना की 2 सीटें हराएं, राणे ने कोशिश की लेकिन वो नहीं हरा पाए। तो ये पावर शिफ्ट कहीं ना कहीं हुआ है। और जहां तक ये जो अभी टकराव हो रहा है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये टकराव हमको 3 लेयर में देखना चाहिए। एक, क्या ये टकराव शिवसेना वर्सेस नारायण राणे है? क्या ये टकराव उद्धव ठाकरे वर्सेस नारायण राणे है? क्या ये टकराव शिवसेना वर्सेस बीजेपी है? या ये टकराव केंद्र वर्सेस राज्य है? ठीक है, इस अगर हम चीजों में देखें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने भी इस टकराव को राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे या राणे वर्सेस शिवसेना के रूप में रखा हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जब कंगना रनावत का घर टूटा, ठीक है, या अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट हुआ, तब सौरभ सबसे पहला ट्वीट किसका हुआ था? केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट होती है, केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट होती है। और अरेस्ट हो मतलब वो जो संगमेश्वर जिस पुलिस स्टेशन में उनको ले जाया गया उसकी जो स्टेशन डायरी है वो निकाली आप। 2:45 को उनको अरेस्ट दिखाई गई है, मतलब उनको हिरासत में लिया ऐसा दिखाया गया है और फिर रायगढ़ पुलिस को सौंपा गया। उसके बाद अब जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका पहला ट्वीट आता है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एफआईआर होने के बाद तुरंत 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता महाराष्ट्र के सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन नितिन गडकरी का ट्वीट नहीं, जिन्होंने कहा था कि नारायण राणे को पार्टी में लेना चाहिए, ठीक है, अमित शाह का ट्वीट नहीं। हालांकि राणे के नजदीकी कहते हैं कि अमित शाह ने उनको फोन किया था, लेकिन उनका ट्वीट नहीं। प्रधानमंत्री जिनके कैबिनेट में नरेंद्र मोदी काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, नारायण राणे काम करते हैं जी। हाँ, नारायण राणे काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई ट्वीट नहीं। संबित पात्रा 2:30-3 बजे की तरफ के वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर की? राहुल गांधी जो कह रहे थे उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो राहुल गांधी ने कहा कि देश बेच रहे हैं वगैरह, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल पूछे जाने पर उस पर जवाब दिया। और देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? नारायण राणे जो कहते हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन राणे पर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई पर जरूर हम सवाल उठाएंगे कि वो कार्रवाई गलत तरीके से हुई। यानी अगर इस पूरे घटनाक्रम की वजह से कुछ फायदा होता है तो ठीक है भाई, कार्रवाई गलत हुई, इसकी वजह से फायदा हुआ। लेकिन अगर नुकसान होता है तो नारायण राणे कुछ भी बात करते हैं, नारायण राणे का और शिवसेना का इंटरनल झगड़ा है, आपको तो सबको पता ही है। मेरे ख्याल से ये राजनीति है, यही राजनीति एनसीपी की भी है। पूरे घटनाक्रम पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का एक भी स्टेटमेंट नहीं। भाई, केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री उस पर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि भाई क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई? नासिक के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि भाई कोई राजनीतिक दबाव नहीं, मैं अपने क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अरेस्ट कर रहा हूं। मतलब भाई कम से कम इतना तो करिए कि जिस पर विश्वास बन सके। शरद पवार का बयान आता है कि ऐसे बयानों को ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको दरकिनार कर देना चाहिए। ऐसी बातें बहुत बार कही जाती है और बिल्कुल सही कह रहे थे वो कि ऐसी बातें कई बार की जाती है, उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो उनकी संस्कृति दिखाता है वगैरह वगैरह, उस टाइप से शरद पवार का जो स्टेटमेंट है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसके अर्थ 2 निकल सकते हैं। एक, नारायण राणे का मैंडेट वही था जब उनको कैबिनेट में लिया गया, उनका मैंडेट क्लियर था कि शिवसेना को चोट पहुंचानी है। लेकिन क्या उनका यह मैंडेट था कि शिवसेना के शब्दों में बात करनी है? एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वर्ग है जो अर्बन वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको राणे पसंद नहीं है। अब उनको बीजेपी कैसे समझाएगी, ये बड़ा बात है। तो बीजेपी दोहरा गेम तो नहीं खेल रही है कहीं, या फिर अपने ही गेम में थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट हो गया राणे के बारे में? इस गेम पे साहिल जी मैं चर्चा करूंगा। सुधीर जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि नारायण राणे का जो कांग्रेस वाला टेन्योर रहा वो कैसा रहा, किन शर्तों पर वो गए थे, क्या क्या मिला, और फिर रुखसती किस हालात में हुई? जब नारायण राणे का तय, हम लोग अक्सर ये खबरें सुनते रहते थे जब वहां पर एनसीपी कांग्रेस सरकार थी कि नहीं, नारायण राणे कह रहे हैं अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो भी एक वहां सीएम इन वेटिंग भी लंबे समय तक वो रहे। तो क्या शर्तें थी एंट्री की, कैसा रहा, और एग्जिट का क्या हालात था? जी सुधीर जी। जब नारायण राणे का तय हो चुका था कि अपन शिवसेना छोड़नी अपने, तो उस टाइम में उन्होंने कांग्रेस से बात
बातचीत शुरू किया। विलासराव देशमुख उन टाइम पे थे, प्रभाराव थी प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कांग्रेस की। तो उस टाइम पे एक प्रॉमिस दिया गया था कि विलासराव के बाद में आपको ये सीएम बनाया जाएगा। तो नारायण राणे को ऐसे लगता था मैं लार्ज चंक, अब उस टाइम प्रॉमिस किया मोर देन 30 एमएलए मैं मेरे साथ लेके आऊंगा। तो उस टाइम कांग्रेस को लगा था बड़ा चंक लेके आएंगे, और कांग्रेस जहां पे नहीं थी, जहां पे जैसे कोंकण जो बेल्ट है वहां पे शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड था उस समय पे। राणे आने के बाद में कांग्रेस को उसका फायदा होगा इलेक्ट्रोली, तो एक वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कांग्रेस में लेने का। तो वो सब एग्रीमेंट होने के बाद में राणे कांग्रेस में आए। लेकिन कांग्रेस, जैसे आपने कहा कि वेटिंग, ये जैसे कुछ लोग सिर्फ वेटिंग में ही रहते हैं, उनकी जिंदगी निकल जाती है, वैसे ही राणे कांग्रेस में वेटिंग ही नहीं रह गए। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ, जब भी राणे को लगता था कि अभी मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं सीएम होना चाहता हूँ, तो उसी टाइम में कांग्रेस के हाई कमांड ने और कांग्रेस के जो अलग तरह की राजनीति कांग्रेस में चलती है, उस राजनीति ने कांग्रेस नारायण राणे के जैसे एग्रेसिव स्टाइल वाले को नेता को कभी स्टेट का सीएम बनाया नहीं। जब भी नारायण राणे कभी मीटिंग होती थी कांग्रेस की महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तब उस टाइम पे कांग्रेस वाले नारायण राणे को शांत किया करते थे कि नारायण राणे जी आप शांत रहिए, कांग्रेस का स्टाइल नहीं है चिल्लाना, कुछ भी बातें करना। तो उसको वो अलग तरीके से ठंडा, जैसे कांग्रेस का एक स्टाइल है ना, ठंडा करके खाओ, तो वो ठंडा करके नारायण राणे को पूरा खा गए। लेकिन नारायण राणे को कुछ खाने को नहीं मिला कांग्रेस में, ऐसी हालत नारायण राणे की हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने बाद में उनको, जब कांग्रेस पावर में से चली गई 2014 में, फिर वो पहली बार मेरे ख्याल से निकल 2000 स्टेट असेंबली इलेक्शन हारने के बाद में, फिर उन्होंने एक बार दिल्ली गए, उन्होंने एक किस्सा बताया था। दिल्ली जाने के बाद में वो ऐसे ही उनके वाइफ के साथ में पूछा कि चलो राहुल गांधी से मिलते। तो ऐसे एक फोन किया राहुल गांधी के ऑफिस में, राहुल गांधी ने तुरंत बुला लिया, ठीक है राणे जी बड़े नेता है महाराष्ट्र से, बुला लिया और बोला कि मुझे स्टेट असेंबली बाइपोल वहां पे इलेक्शन करना है। तो राहुल गांधी, ठीक है आप जैसे लोग एग्रेसिव आना चाहिए स्टेट असेंबली में। तो इलेक्शन टिकट दिया गया था, बाकायदा इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन नारायण राणे वहां भी हार गए। बाद में उसके बाद भी राहुल गांधी ने उनको एमएलसी दिया था कि नहीं आप जैसे लोग रहना चाहिए कांग्रेस में। एमएलसी देने के बावजूद भी में राणे कांग्रेस में कुछ दिन रहे। उस दिन का मुझे भाषण याद है, मैं उस दिन असेंबली में हम बैठे थे, बहुत ही एग्रेसिव भाषण नारायण राणे ने किया था देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में। उन्होंने एक पूरा किताब जैसे पढ़ते वैसे एक लंबी लिस्ट एलिगेशंस की देवेंद्र फडणवीस, उनके जो पर्सनल पीए थे आईएएस ऑफिसर प्रवीण, उनके अगेंस्ट में कहा था। तो ऐसे लगा नारायण राणे फिर से उभर रहे, फिर से एग्रेसिव हो रहे और कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन 2-3 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने कुछ चक्कर चलाए, उनके जो मनी लॉन्ड्रिंग कुछ केसेस, उसको डिगिंग अप करना शुरू किया। और 4-5वें दिन नारायण राणे ने अपना खुद का पक्ष पार्टी ओपन कर दिया। और कुछ दिन बाद अमित शाह को मिले, अहमदाबाद गए और अमित शाह को मिले, और खुद का पार्टी होने के बाद में अपनी वो पार्टी को उनको बीजेपी में मर्ज करना पड़ा। तो इसी तरह नारायण राणे दिखते थे एग्रेसिव, जैसे साहिल ने बताया कि स्टाइल था। लेकिन आदमी जब शेर रहता है तो जवानी में शेर जैसे बात करते हैं, लेकिन कुछ एज इंपैक्ट रहता है, कुछ बैकिंग रहता है, वो धीरे धीरे कम होते जाए। जैसे एक जमाने में एग्रेसिव रहना एक उनका यूएसपी था, लेकिन वही चीज जो एग्रेसिव है उनका नेगेटिव पॉइंट हो गया। अभी वो जो बात करते हैं उसका उनको और पार्टी को फायदा होने के बावजूद दूसरे लोगों को जो फायदा होता है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था, नारायण राणे को शिवसेना अपने बीजेपी में लिया गया था टू कॉर्नर द उद्धव ठाकरे एंड शिवसेना। बट उन्होंने लोग भूल गए कि नारायण राणे की वजह से एक रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है, वो शिवसेना के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे अपन ने बाइपोल इलेक्शन में देखा था, बॉम्बे जैसे बहुत हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ इलेक्शन हुआ था, 20,000-19,000 वोट से नारायण राणे वहां पे हार गए थे। इसलिए नारायण राणे जब भी शिवसेना के ऊपर अगेंस्ट कुछ अटैक करते, उसका फायदा शिवसेना को ज्यादा आता है। जो कैडर सोआ हुआ था, जो फ्रैगमेंटेड था, किसी को युवा सेना ज्यादा दिन तक मालूम भी नहीं था बॉम्बे में, वो लोग अभी उभर के आ रहे, नया लीडरशिप उसकी वजह से उभर के आ रहा है। इसलिए उसके रेमिफिकेशन से बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग है। नहीं, और एक चीज सौरभ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि राणे महाराष्ट्र की 3 पार्टियों में जा चुके हैं अब तक, शिवसेना, कांग्रेस और अब बीजेपी।
खुद की लेकिन पार्टी उनको और सबसे बढ़िया पार्टी अगर कोई समझती है तो शिवसेना ही समझ में आती है। और वो 39 साल से शिवसेना में रहे, कांग्रेस उनको कभी समझ में नहीं आई। कांग्रेस में कभी वचन नहीं दिया जाता कि आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये राणे का कहना है कि मुझे कहा गया था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया गया था। मार्गारेट अलवा तब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी महाराष्ट्र की, और विलास राव के विरोध के बावजूद भी नारायण राणे को तब पार्टी में लिया गया था। मतलब मार्गारेट अलवा, प्रभा राव वर्सेस विलास राव, इस तरीके की बहुत ज्यादा मतलब उनकी टसल काफी चलती थी उस वक्त। एक बात सुधीर ने उसका जिक्र किया नहीं, जो जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, उनकी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2008 में हुई थी, जब उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। विलासराव देशमुख को हटाने के बाद जब डिक्लेयर हुआ अशोक चव्हाण का नाम, तब नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने कहा था कि अशोक चव्हाण जैसे निकम्मे आदमी को, उनके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, और वो ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में था उस वक्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, अशोक चव्हाण जैसे निकम्मे आदमी को कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बना रही है। उन्होंने अहमद पटेल पर आरोप लगाया था कि अहमद पटेल ने इसमें किस तरीके से पैसे का खेल किया हुआ है। उन्होंने 2008 के हमलों में कांग्रेस के नेताओं का हाथ हो सकता है, इस तरीके का आरोप लगाया था। और इतना सब होने के बावजूद भी नारायण राणे अशोक चव्हाण के मंत्रिमंडल में इंडस्ट्री मिनिस्टर बन के आए थे। ये कांग्रेस है। ये बात नारायण राणे को कभी समझ में नहीं आई। राणे को कांग्रेस में तब से उनका मन उठ गया जब कांग्रेस के टिकट पर वो अपने ही चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए, विधानसभा का। और वो भी उनको उसने हराया जिसके चाचा के हत्या का आरोप नारायण राणे पर लगा था। श्रीधर नाईक, उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर जब नारायण राणे कोंकण गए थे, तब श्रीधर नाईक की हत्या हुई थी। और उनके परिवार से आते हैं वैभव नाईक, जो शिवसेना में गए इनके कांग्रेस में जाने के बाद। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि अब भारतीय जनता पार्टी ये खुद सोच रही है कि राणे हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे, या जिसका जिक्र सुधीर कर रहा था कि उसका उल्टा असर पड़ जाएगा। मोबिलाइजेशन शिवसेना में बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कोई कहता है कि शिवसेना खतरे में है, शिवसेना खत्म होने वाली है, शिवसेना को हम खत्म कर देंगे, तो पार्टी को उभारने में उसका बड़ा फायदा होता है। क्या ये उसका फायदा पहुंचा रहे एक तरीके से? तो अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि वो देख रहे हैं कि इसका क्या असर होगा, उसके बाद आगे क्या होने वाला है उसमें वो पता चलेगा। लेकिन राणे एक ऐसा मिसाइल है कि वो आग जल्दी लगती है उसमें, लेकिन वो किस तरफ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो कभी कांग्रेस में भी घुस चुका है कई बार, शिवसेना को भी उसका खामियाजा भुगत चुका है, और अभी वो भाजपा के लिए भी, ये जो अभी हुआ है उसके वजह से भाजपा के लिए भी उसका शायद नुकसान हो सकता है। हमें देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये मिसाइल जाता है। मैं एक बात थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ जो साहिल ने कहा है। जैसे ये नारायण राणे जो मिसाइल साहिल ने बताया, वो मुझे लगता है अनगार्डेड मिसाइल से वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। उस मिसाइल का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता कि अब मैं कौन सा बटन दबा और कौन से टाइम बटन दबा रहा हूँ। तो वो चीज है। ठीक। अब हम लोग इस सेशन के उस हिस्से में चलना चाहते हैं। मतलब नारायण राणे से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन रहेंगे इसी मुद्दे पर। हम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कल्चर में बैड माउथिंग पे थोड़ा बात करना चाहते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से आई एम श्योर आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी मेरे से इस बारे में, लेकिन हम प्रसाद लाड के स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, कहाँ पे खड़े रह के कहा। फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे एक स्टेटमेंट करते हैं, उसकी भी भाषा कोई बहुत अच्छी रही थी। एक पुराना स्टेटमेंट अभी निकाला गया है उनका, वो 2008 का है, लेकिन वो एक परंपरा रही है, लोकशाही ठोकशाही। आशीष शेलार का वो स्टेटमेंट है जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था कि वो नो बॉल और क्रिकेट पे लेके चले गए थे। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इस भाषा में बात करना कितना अपील करता है महाराष्ट्र में वोटर्स को, क्योंकि वो एक सुर्खी तो बन जाती है, लेकिन इस चीज को लेकर के अपील कितना है, पहली चीज ये। और दूसरा, हम इन स्टेटमेंट्स को और दो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं। एक तो हम अभी जो आसन्न चुनाव हैं बीएमसी के, और महाराष्ट्र के और दूसरी बड़ी महानगर पालिकाओं में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या ये उसका मतलब एक प्रिलिमिनरी राउंड शुरू हो गया? क्योंकि जब हमने वो स्टेटमेंट देखा था तो पर्सनली बहुत सारे लोगों ने उसको हंस करके फॉरवर्ड किया पहले, और उसके बाद में फिर उसकी खबर की है। इस तरह के स्टेटमेंट्स होते रहते हैं, लोग पास ऑन कर देते हैं। लेकिन ये बात इतनी आगे गई, इसीलिए लोग ये कहते हैं कि अब क्योंकि इलेक्शंस का टाइम आने वाला है, इसलिए दोनों तरफ से सरगर्मी बढ़ रही है। साहिल सर, आप जो अरेस्ट राणे को हुआ है ना, वो उनके स्टेटमेंट की वजह से नहीं हुआ है। मतलब टेक्निकली उनके स्टेटमेंट की वजह से हुआ है। लेकिन आप एक बात को समझिए, देखिए क्या होता है ना, कई बार सिंबोलिज्म होता है राजनीति में। करेक्ट। नारायण राणे का रेगुलर उद्धव ठाकरे को चैलेंज देना,
ठीक है, कि मुख्यमंत्री के लिए उड़द, इसका एक्चुअल कोई लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है, लेकिन उसका बहुत खराब है। अगर हम शब्दशः उसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो भाड़ में जाए मुख्यमंत्री, हाँ, ये उसको हाँ, कहा यस, जाता है। ठीक है, जी। अब ये जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, या फिर ये कहना कि निकम्मा है मुख्यमंत्री, उसे कुछ आता जाता नहीं है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के समय पे आदित्य ठाकरे पर जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर नारायण राणे ने आरोप लगाया, और देखिए इंटरेस्टिंग बात है, भाजपा के किसी भी नेता ने उस तरीके के आरोप नहीं लगाए। यानी जब इस तरीके के आरोप लगाने हैं, उद्धव ठाकरे पर निजी अटैक करना है, तब राणे और उनके परिवार के लोग आगे आते हैं, बाकी कोई आगे आता नहीं है। तो ये जो बात है ना, शिवसेना के कैडर को एक संदेश देना था उद्धव ठाकरे को कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, राणे हो या कोई कोई भी हो। और राणे का स्टेटमेंट क्या था? राणे का स्टेटमेंट यह था कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मुझे अरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये ईगो को तोड़ने के लिए अरेस्ट हुआ, ठीक है। रही बात शब्दों की, इस तरीके के इससे भी मतलब जिसको बेताल या उसको बेबाक में नहीं कहूंगा, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल बाला साहब ठाकरे हमेशा करते आए थे। शरद पवार पर उनके भाषण निकालिए, उसके बाद तो शरद पवार को हर महीने उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, 91 में, 95 में, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उससे भी पहले हम जाते हैं, ठीक है, मतलब ये तो फिर भी हम लोग 90s की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे भी पहले हम चले जाते हैं, आचार्य अत्रे महाराष्ट्र के बहुत बड़े पत्रकार और साहित्यिक थे, उनके भाषण निकालिए संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के वक्त। यशवंतराव चव्हाण जो महाराष्ट्र के शरद पवार के राजनीतिक गुरु है, उनके बारे में उनके भाषण निकालिए। अब तो सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, लेकिन अखबारों में सब छपकर आता था, लोग भाषण सुनने के लिए जाते थे। तो उन्होंने भी उनके खिलाफ कई बार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि यशवंतराव चव्हाण को मतलब क्या नहीं बोला है उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने क्या किस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, उनके बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये शब्दों का इस्तेमाल कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा से चलते आया है। और रहा तक उसका कितना असर पड़ता है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का एक भाषण मुझे याद आता है। वाजपेयी आए थे चुनाव हारने के बाद मुंबई, और उनका भाषण हुआ था शिवाजी पार्क में, और बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी, और उनको देख के वाजपेयी ने बोला कि सुनने आते हैं लोग, वोट देने नहीं आते। तो बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा ये वही रहा है कि उनको सुनने के लिए बहुत लोग आते थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उतने वोट शिवसेना को कभी नहीं पड़े, वरना अब तक शिवसेना को महाराष्ट्र में 100 के ऊपर चले जाना चाहिए था। शिवसेना आज तक 70 के ऊपर नहीं, एक ही बार जा पाई है। तो ये बात देखनी होगी। तो ये शब्दों के वजह से कभी किसी पार्टी को फायदा हुआ है ऐसा नहीं है। अदरवाइज शरद पवार 50 तक अपने विधायक कभी जीत कर नहीं ला सकते थे, वो कभी इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कांग्रेस इतने सालों से महाराष्ट्र में राजनीति नहीं कर सकती थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी मतलब गैर कांग्रेसी पहली पार्टी है कि जिसने 100 का आंकड़ा पार किया है। तो ये शब्दों की वजह से वोट मिलते हैं, ये तो अब तक कई बार साबित हो चुका है कि उसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकती है क्या, लोगों के मन में हलचल पहुंचा सकते हैं क्या? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। अगर शिवसेना, बीजेपी का हमेशा दुखड़ा यह रहा है कि ये हमें कुछ भी बोलते हैं शिवसेना के लोग, हम कभी उनको इस तरीके से नहीं बोलते क्योंकि हम कल्चर्ड पार्टी है। अब अगर हम कल्चर्ड पार्टी है तो हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए कि जो शिवसेना पर उनके शब्दों में वार कर सके, जो नारायण राणे के रूप में उनको मिले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा ये शुरुआत ऐसी करते हैं। देखिए, हम उनके भाषणों से इत्तेफाक नहीं रखते, कंगना रनावत पीओके कहती है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, लेकिन राणे कर सकते हैं, कंगना रनावत कर सकती है, नीतीश राणे कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता उसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। हाँ, उससे अगर तकलीफ होगी तो जरूर उस पर बात करेंगे कि नहीं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये एक सोचा समझा मॉडल है, और जिसको राजनीति में हम हमेशा हमको देखना होगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना ने कई बार किया हुआ है। शिवसेना को कोई अधिकार नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने नारायण राणे को गिरफ्तार किया, उनकी भी गिरफ्तारियां कई बार हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। मानव इलेक्शंस जो आएंगे सर आगे पूरे महाराष्ट्र में, उसको लेके हम चाहते हैं सुधीर जी एक छोटा कमेंट करें, क्या वहां तक स्ट्रेच करना चाहिए इस सरगर्मी को अभी, या उसमें टाइम है? एक सप्लीमेंट्री सवाल यही है कि गठबंधन की असली परीक्षा जो है युति की, वो बूथ के लेवल पर होती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता का एस्पिरेशन एमएलए एमपी का नहीं होता है, लेकिन काउंसलर, कॉर्पोरेटर, प्रधान, वो वाला जो है ना, तो वहां पे असली इम्तिहान होता है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उनका राड़ा कितना फंस रहा है।
देखो, जहां तक मुझे थोड़ी जानकारी है, अभी जो 3 पार्टी का जो गवर्नमेंट है, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, मुझे नहीं लगता कि तीनों पार्टी का अलायंस, बीएमसी जो सबसे रिचेस्ट सिविक बॉडी है, उसका बजट 8-9 जो स्टेट से अपने उससे ज्यादा है, तो वहां पे अलायंस होगा। मेरे ख्याल से वहां टैक्टिकल लड़ा जाएगा, जैसे शिवसेना लड़ती थी वैसे ही शिवसेना लड़ेगी, कांग्रेस एनसीपी जैसे लड़ती थी वैसे ही लड़ेगी अलायंस के साथ में। और जहां जहां जो आदमी मजबूत है वहां वो आदमी उस कैंडिडेट को तीनों पार्टी सपोर्ट करेगी, जहां वीक है उसके वहां पे कोई सपोर्ट नहीं करेगी। वो टैक्टिकल फाइट होगी, और यही फाइट मेरे ख्याल से एक उसके ऊपर सब तीनों पार्टी का ये हो चुका है कि अपन को इसी तरह से इलेक्शन लड़ना है। और मैंने बीएमसी कुछ बहुत साल किया है, तो मुझे जानकारी है कि शिवसेना ने मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट लिया है, शिवसेना ने समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट लिया है, शिवसेना बीएमसी में रहने के लिए किसका भी सपोर्ट लेती है, और बीएमसी में निकालने के लिए बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किया अभी 20 साल में, 20 साल के ऊपर, तो शिवसेना कोई निकाल नहीं पाया। अभी तो शिवसेना का जो आदमी है, जो प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, वो खुद सीएम है। इसके वजह से शिवसेना की ताकत बहुत दुगनी तिगनी बढ़ चुकी है, उसके रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं। इसलिए लास्ट टाइम जो बीजेपी ने जो फाइट दिया था आशीष शेलार के नेतृत्व में, क्योंकि आशीष शेलार इंप्रूवमेंट कमेटी के चेयरमैन थे जहाँ बीएमसी में, बहुत साल बीएमसी और बम्बई की जानकारी है, तो उनको काफी अच्छी तरह से, और खुद का पार्टी का सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम था, इसलिए बीजेपी का बहुत एक अच्छा ताकत था, रिसोर्सेस थी, उसकी वजह से एक अच्छी फाइट हुई थी। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है बीजेपी में आशीष शेलार को दरकिनार करके जो लोग, जो बीएमसी और बम्बई के जो इलाके, जैसे आपने बताया कि जो लोकल एरियाज है, उसके में जितना जानकारी नहीं, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके खुद अपनी ताकत कम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे इस वजह से जो युवा सेना है, वो कभी चर्चे में नहीं थे, वो युवा सेना को उद्धव ठाकरे ने, जहाँ पे वो नारायण राणे के घर गए थे, उनको बाकायदा घर पे बुलाया, वर्षा बंगलो पे बुलाया जहाँ पे सीएम रहते, उनका एक तरह से सत्कार भी किया है, उनका हौसला बढ़ाया कि लड़ो, ऐसे ही आपको लड़ना है। इसलिए सेना दुगनी तुगनी होती जा रही है। अब जैसा बीजेपी अपने चाल में फंस रही है, इसलिए बीजेपी ने अपना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करके उसके ठीक करके आगे की रणनीति तय करना चाहिए। आखिर में मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी है कि वो एक ये है ना कविता कि सरहद पे तनाव है क्या, भारत में कहीं पर चुनाव है। उस तरीके से महाराष्ट्र में 2017 के बाद ये कहा जाता है कि शिवसेना बीजेपी में तनाव है, महाराष्ट्र में क्या बीएमसी चुनाव है। तो अब समझ लीजिएगा कि अभी शिवसेना बीजेपी में दोबारा तनाव पैदा हो रहा है। तो मतलब ये कि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें ये तनाव और बढ़ेगा। उसका फायदा जिस तरीके से सुधीर कह रहे हैं, मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बीजेपी को ये बात कैसे समझ में नहीं आ रही है कि उसके वजह से शिवसेना को फायदा पहुंच रहा है करके। क्या ये बीजेपी की इंटरनल राजनीति भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रही है, ये भी हमको देखना होगा। हालांकि अभी बहुत जल्द ही, मतलब अभी भी 6-7 महीना बाकी है, देखते हैं कि ये किस तरीके से जाता है आगे, कहां तक जाता है। और राणे के बेटे मतलब नीतीश राणे ट्वीट कर चुके हैं कि करारा जवाब मिलेगा। अब वो करारा जवाब जो है वो किस रूप में मिलता है, क्या केंद्र की लाठी चलेगी, ईडी की लाठी चलेगी, या नारायण राणे अपने तरीके से करारा जवाब देंगे, उस पर निर्भर होगा कि बीएमसी में सचमुच में जो तनाव है उसका फायदा किसको पहुंचेगा। चलिए, ऑन दैट नोट रखवाले के इस ओह माय गॉड, हमारे साथी निखिल रखवाले भी होस्ट करते हैं डिफेंस बेस्ड प्रोग्राम, और आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। रखवाले कब रिलीज होता है निखिल? सर फ्राइडे की शाम को। जो देश के सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल, वो रखवाले प्रेजेंट करते हैं। तो शुक्रिया निखिल रखवाले का जिक्र करने के लिए। फिलहाल नेता नगरी में आप दोनों मेहमान आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।